वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपसे मैं अपने दीगर मेहमानों का भी तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन किया डिफेंस एनालिस्ट हैं वजिया सईद, और उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट हैं सिदरा सदोज़ई और फैज़ पराचक जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वजिया, आपसे आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का। वजिया, ये बताइएगा कि आप, ज़ाहिर सी बात है हम भी सुन रहे हैं मुसलसल जंग बंदी और डी एस्केलेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम देख रहे हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं कि ख़ित्ते में फ़ौजी नक़्ल हरकत भी देखने में आ रही है और जो नेवल डिप्लाइट्स है वो भी हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रेडियंस भी हमें देखने में आ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो आप क्या समझती हैं, क्या वाकई अमन की तरफ अमली कदम है या फिर एक ऐसा टैक्टिकल जो है पॉज लिया जा रहा है जिसके बाद कोई बड़ा या ज्यादा मुनज़्ज़म जो है वो फौजी मरहला शुरू किया जा सके? थैंक यू सना, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। देखिए, प्रैक्टिकली चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता है पीस रेडिएटर की तरफ से जो कोशिशें हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और अमेरिकन हैं उनके जो जहाज जो अपना हिफाजती सामान लेकर आए थे वो अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में लॉकडाउन है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ईरानियन डेलीगेशन। वो कब जो है इस मौजू पर आते हैं। और ईरानियंस की तरफ से अगर देखा जाए तो आप डेली आप ज़ाहिर शो करती हैं, आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड अमेरिका नहीं खोलता वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। मीनवाइल दोनों तरफ से फौजी तैयारियां भी जारी हैं। अमेरिका की तरफ से ट्रिपोली भी आ चुका है, 3 बहरी जहाज जो तैयारा बरदार जहाज हैं वो इस वक्त जो है बहेरा अरब के करीब जो है वो बिल्कुल मौजूद है और हॉर्मज़ स्ट्रेट के भी बिल्कुल नजदीक है। तो क्या आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने बयान दिए हैं, 2 मुख्तलिफ मतजाद बयान दिए हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात जो है वो बहाल हो जाएंगे और कोई बड़ा मुआहिदा होगा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी जो है जो बोट्स हैं उनको हुक्म दिया है कि जो ईरानी कश्तियां वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में वो जो समंदर में जो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं या बिछा रहे हैं उनको तबाह करना शुरू कर दें। बारूदी सुरंगों को भी, उन कश्तियों पर भी हमला करने का हुक्म दिया है। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीजें साथ साथ चल नहीं सकती, किसी एक तरफ जाना होगा और दोनों ममालिक को, दोनों फ्रीकैन को अगर वो वाकया में अमन चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज शो करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा सिद्रा मौजूद है हमारे साथ। तो सिद्रा, आप ये बताइएगा कि जो बयानिया जिस तेज़ी से बदल रहा है, कल तक जंग की शिद्दत की बात हो रही थी, आज अचानक अमन की बातें हो रही हैं। अभी मैं डिफेंस एनालिस्ट वजह से भी ये बात करी थी। तो क्या कोई हकीकी सिफारती ब्रेक थ्रू आपको नज़र आ रहा है या आलमी राय आमा को जो है वो मैनेज करने के लिए एक कलेक्टिव जो है वो आप देख रही है कि कलेक्टिव लैंड नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, और क्या मीडिया को एक ख़ास डायरेक्शन दी जा रही है? आप समझती हैं ऐसा? अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। आज जिस तरीके से आपने देखा उन्होंने अपनी नेवी को ये डायरेक्शंस दी हैं कि आप छोटी बड़ी तमाम कश्तियों के ऊपर जो है वो हमला कर दें। तो अगेन सीज फायर की वायलेशन सामने आई है। जहां तक हम सीज फायर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि ये टाइम बाइंग टेक्निक होती है कि जहां पे दोनों जो फरीकैन होते हैं जंग के अंदर वो अपनी स्ट्रेटजी ऑफ वॉर को रीडिजाइन करते हैं या उसके अंदर जो उन्होंने चेंजेस लानी होती हैं थ्रू बाइंग दिस टाइम टेक्निक, वो अपनी उस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, जहां तक मैं ट्रंप साहब की बात करूं तो आप ये देखिए कि उनकी तरफ से जितने डूबियस किस्म के बार बार स्टेटमेंट्स देखने में आती हैं और बार बार उनके बयान सामने आते हैं कि कल तक वो सीज फायर के लामहदूद मुद्दत तक जो उन्होंने वर्ड यूज किया था कि सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस तरीके से हम सबके लिए बड़ी एक शॉकिंग ये न्यूज थी कि तकरीबन 7 से 6:30 बजे के टाइम पे अगेन हमने ये देखा कि जंग करने की सूरत हाल सामने आ गई है। तो इस मोमेंट पे मैं नहीं समझती कि इनका इरादा जो है वो अमन की तरफ बढ़ने का है, बल्कि मुझे लगता है, और खुदा करे कि गलत हो, लेकिन जिस किस्म के हालात इस वक्त चल रहे हैं ये जंग मजीद प्रोलॉन्ग होने का एक जो खतरा है या एक जो इंडिकेशन है वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। ओके, फराज पराचक को शामिल गुफ्तगू करेंगे। फराज पराचक साहब, आप जाहिर सी बात है एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बरसों से मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कवर कर रहे हैं। आपके तजर्बे में आप क्या कहेंगे कि जब ऐसे जो है सडन नैरेटिव शिफ्ट्स आते हैं
तो वो वाकई ग्राउंड रियलिटी की अक्कासी करते हैं, या फिर ये सिर्फ जो है आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर जो है मैनेजमेंट होता है, या जिसके पीछे कोई बड़ा जो है जो पॉलिटिकल एजेंडा छुपा होता है, जैसे कि सिद्रा भी कह रही हैं कि उनको नहीं लगता कि ये अमन की तरफ डायलॉग जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ईरान की जानिब से बड़े कैटेगोरिकली उनके बयानात आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप की जानिब से जो ये सीज फायर की बातें की जा रही हैं, जो हारे हुए लोग होते हैं उनकी बात या उनकी सीज फायर करने में कोई बात में उनकी कोई वजन नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जिस तरह की सूरत हाल चल रही है कि हम गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद को ब्लॉग देख रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल तैयारियां हैं, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी की है वो बहुत अहम है। लेकिन जो हम स्पॉयलर्स देख रहे हैं, हम अगर देखें कि अमरीकी सदर ट्रंप के जो बयानात हैं वो इस तरह के हैं कि जिससे ईरान का जो एतमाद है वो दोबारा शेक हो जाता है। एक तरफ जब ईरानी वजीर खारजा अपना हुर्मुज़ को खोलने की बात करते हैं, तो साथ ही अमरीकी सदर ट्रंप वेलकम करते हैं और कहते हैं कि जी नाकाबंदी जारी रहेगी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि ईरान के लिए अमरीका पर एतमाद करने में मुश्किल बन रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पे जो इस वक्त सफारती महाज पर बातचीत चल रही है, सफारती कोशिशें की जा रही हैं, वो यही कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका को टेबल पर दोबारा लाया जाए। अमेरिका की जानिब से तैयारी है, सदर जेडी वेंस जो नायब सदर हैं उन्होंने आना था, ऐलान भी हो चुका था, इस्लामाबाद में तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, और उनके जो डेलीगेशन के जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट थी वो उसके लिए भी 3 तैयारे इस्लामाबाद उतर चुके थे। लेकिन वो एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि जो ईरान का जो वफ्द है वो अगर आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और फिर वो वहां से रवाना होते हैं। लेकिन ईरान की जानिब से तो कोई सिग्नल ही नहीं दी गया, क्योंकि ईरान ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि जी हम बराबरी की बुनियाद पर डायलॉग करेंगे, और जब तक कि ये जो है ब्लॉकेट नहीं खोलते तो कोई डायलॉग हो नहीं सकते। तो आपको लग रहा है कि इस सूरत हाल में जो कहा ही जा रहा है, जैसे कि ट्रंप की जानिब से कहा गया कि 36 से 38 घंटे बड़े 78 घंटे जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जुमे के रोज कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो आपको लग रहा है कि कोई डायलॉग स्टार्ट हो सकते हैं, डायलॉग के मतलब टेबल पे ये लोग आएंगे, बैठेंगे, बात होगी? देखिए सना, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जरूरी ये है कि ये समझने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से सफारतकारी की है। वो पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन ईरान में रहे हैं, और इसी तरह वज़ीर आज़म ने 3 मुल्क की दौरा किया, सऊदी अरब, कतर और इसके अलावा तुर्की गए हैं। और जिस तरीके से डिप्लोमेसी चल रही है उसमें ये बिल्कुल हम समझ रहे थे कि ईरान आ जाएगा। लेकिन फिर अमरीकी सदर के जो बयानात हैं वो एक मैं समझता हूँ कि स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। एतमाद साजी किसी, अगर आपने जंगबंदी करनी है, अगर आपने मुज़ाकरात पे आना है, तो एतमाद साजी के लिए ये वाली धमकी अमेज लहजा नहीं होना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर सिद्रा सदरज़ई ने भी कहा कि ये जो बातचीत है जिसमें एक तरफ आप धमकी भी दे रहे हैं, एक तरफ आप मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, या जुमे की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से तैयार है। और ये बहुत, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में हाईएस्ट लेवल पे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि ईरान को किसी तरीके से कायल किया जाए, और साथ में अमरीका को भी। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सना, कि पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी कामयाबी है एक तो ये कि पहले 47 साल बाद ईरान और अमरीका को आपने मुज़ाकरात की मेज पर ले आए हैं, वो ममालिक जो कभी फोन पे बात भी नहीं करते। सेकेंडली, अब जब सीज फायर में मुद्दत दोबारा एक्सटेंड हो गई है तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, कि जिसमें हमें ये लग रहा है कि अब एफर्ट्स यही हैं, कोशिश यही की जा रही है। अब देखें कल जुमा है और सदर ट्रंप ने भी जो आज सुबह की ट्वीट उनके सामने आई है उसमें भी उन्होंने ये कि फ्राइडे को ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरानी क़यादत को ये यकीन दिलाया जाए कि अमेरिका ने जिस तरह 2015 में एटमी मुआहिदा किया, उसके लिए कई माह की जद्दोजहद की, वही अमेरिका उस मुआहिदे से मुकर गया, वही अमेरिका वहां से निकल गया। गुज़िश्ता साल भी अटैक किया गया था, इस साल भी अटैक किया है, जंगबंदी हुई। लेकिन अब उसके लिए, जंगबंदी के लिए, आपको भी पता है कि जब 2 मुतहारिब फरीक होते हैं तो उनमें एतमाद साजी की जाती है, कोई यकीन दहानियां कराई जाती हैं। वो यकीन दहानियां अगर नहीं आ रही अमेरिका की जानिब से तो ईरानी भी हक बजाने में है कि वो अगर मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। अच्छा वजीहा, स्टेट ऑफ हॉर्मस को हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे अहम स्ट्रैटेजिक और एनर्जी लाइफलाइन है,
तो अगर यहाँ किसी भी सतह पर कशीदगी बढ़ती है, जो कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह का ये ब्लॉकेट हुआ है, तो वो कशीदगी हमें नजर भी आ रही है, लेकिन अगर कोई नाकाबंदी मजीद होती है तो क्या ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, या आपको लगता है कि पूरे आलमी निज़ाम को हिला देने वाली ग्लोबल वॉर का जो है पेशखमा बन सकता है? देखिए सना, मैं चूंकि एक पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं इस वक्त भी पॉजिटिविटी को माइंड में लिए बैठता हूँ। अगर सब बज़ाहिर तो इस तरह नजर आ रहा है कि शायद हालात जो है वो बुरे हो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात भी है, इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही हैं और दोनों तरीके एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। कुछ गारंटीज, कुछ मामले पे पीछे हटना जो ईरान को रिक्वायर है, अमेरिका उसके ऊपर राजी होते होते रह जाता है या कुछ बात आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन बहरहाल एक दूसरे से के साथ जो है बिला ताल्लुक जो है दोनों का आपस में मौजूद है। फिर यहाँ पर देखिए, इसको आप ईरान की सियासी फतह समझ लें। अब सीज फायर जो है पाकिस्तान ने न सिर्फ ये करवाया, मुज़ाकरात की टेबल सजाई, दो मुतहारिब फरीकों को तो पिछले 47-48 साल से एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, उन्होंने न सिर्फ इकट्ठे हाथ में लाया, एक टेबल पर बैठ के खाना भी खाया, मुज़ाकरात भी किए, और एकदम से देखिए इतने सालों पुराने जो ग्रजेस हैं वो दूर नहीं हो सकते, और बीच में जो अमेरिका की तरफ से सीज फायर के खिलाफ बढ़ती हुई उसको लेकर ईरान यकीनन बदअतमादी का शिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ अमेरिका की तरफ से जो बहुत पॉजिटिव स्टेप है, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इरानियन डेलीगेशन इन पाकिस्तान। उनका तमाम तर जो साजो सामान है, उनकी तैयारी वो मौजूद है, सिर्फ उनके डेलीगेट्स का इधर उड़कर आना बाकी रह गया। तो इससे साबित होता है कि अमेरिका जो है, इस अमेरिका की किसी हद तक सफाई भी समझती हूँ, ईरान की सियासी फतह भी समझती हूँ, लेकिन एक चीज है, दोनों साइडों ने इस दौरान जंग के लिए, मजीद जंग के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर लिया। अमेरिका के पास ठीक है बहुत बड़ी बहरी कुव्वत है, फिजाई कुव्वत है, लेकिन ईरान में भी वो जो कहते हैं ना ताकत होने का, एक सांस लेने का मौका मिला, उन्होंने वो भी कर लिया है। तो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे क्या, तो अगर जंग दोबारा होती भी है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे इतना बुरा पड़ चुका है कि मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जंगबंदी की कोशिशें की जाएंगी, और एंड ऑफ द डे दोनों फरीकैन को टेबल पर आना ही है। दोनों इस बात को समझ लें, जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा। अच्छा सिद्रा, अबनाए हरमस जो है ज़ाहिर मुतासर जो है वो होती है, जो कि हो भी रही है, तो सिर्फ आपको क्या लगता है तेल या ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि जो पूरा आलमी सप्लाई चेन है, एनर्जी मार्केट्स हैं और महंगाई का जो आलमी निज़ाम है वो बहुत शदीद तरीके से मुतासर होगा। तो क्या दुनिया जो है पहले ही जो कि माशी दबाव में है, तो इस झटके को बर्दाश्त करने की सकत रखती है, या हम एक नए आलमी इक़्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? जी सिद्रा मौजूद है आप हमारे साथ? ठीक है, हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है। सिद्रा सदोज़ई से दोबारा उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करें, लेकिन नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सिद्रा सदोज़ई से हम बात कर रहे थे। सिद्रा आप मौजूद है हमारे साथ, तो बताइएगा कि अगर अबनाए हरमुज़ मुतासर होती है तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ तेल या ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि जो पूरी आलमी सप्लाई चेन है, जैसे हम एनर्जी मार्केट्स की बात करते हैं, महंगाई का जो आलमी निज़ाम है वो शदीद तरीके से मुतासर होगा। तो आप समझती हैं कि क्या दुनिया जो पहले ही माशी दबाव में है, तो इस प्रेशर को, इस झटके को बर्दाश्त करने की सकत रखती है, या हम एक नए आलमी इक़्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? जी सिद्रा। जी सना, ये तो देखिए हमने ऑलरेडी विटनेस किया है कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंदिश की वजह से जो दुनिया की इकोनॉमी है वो कितने बुरे तरीके से इफेक्ट हुई है। अगर हम इन ममालिक की बात करें कि जिनकी मेन सप्लाई लाइन जो है वो अबनाए हरमुज़ से है, तो वहां पे जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस का हाई होना है, जिस तरीके से वहां की मईशत का एकदम से हिल जाना है, तो अगर ये मुस्तकिल तौर पर बंदिश रहती है तो अनडाउटेडली कि जो एक सिचुएशन है इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी की, वो पूरी तरीके से शेकन अप हो जाएगी। देखिए, जंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट द वेपन्स। जंग का जो एक सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो ना सिर्फ उन कंट्रीज पे जो जंग में शमूलियत जिनकी होती है उनकी इकोनॉमी पे होता है, बल्कि उन कंट्रीज की भी इकोनॉमी पे होता है जो उससे रिलेटेड होते हैं या उससे मुंसलिक होते हैं।
जैसे हमने देखा कि आबनाए होमस की ही जब बात हुई थी यहाँ से गुजरने की, तो डॉलर पेट्रोलिंग का तो हम बहुत ऐसे से सुनते थे, हमने जॉन पेट्रोलिंग का एक जो है वो आवाज ईरान की तरफ से सुनी थी कि जहाँ पे ईरान ने ये शर्त रखी थी कि आबनाए होमस से गुजरने के लिए ट्रेड की जाए यॉन के अंदर। फिर हमने देखा था कि जिस तरीके से पाकिस्तानी जहाजों को सेफली गुजरने का एक रास्ता दिया गया था ईरान की तरफ से, एक सेफली जो है वो पैसेज फराहम किया गया था। बट ऑन द अदर हैंड आप ये देखिए कि इस वक्त जो दुनिया में मार्केट है वो ना सिर्फ आबनाए होर्मुज की वजह से स्टेक के ऊपर है, बल्कि आप ये देखिए कि ट्रम्प हु इज बीइंग अ बिजनेसमैन, उनके एक एक ट्वीट के ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करती है। Exactly. जहाँ पे अमन की बात होती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो उसका रेशो कुछ और होता है कि जैसे ही जंग की सिचुएशन शुरू होती है तो स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन उसी हिसाब से डिफरेंट हो जाती है। तो इस वक्त इस जंग का रुकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अच्छा फैज फराचा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम ईरान और यूएसए को हम देख रहे हैं कि बाज़ार ये नज़र आ रहा है कि दोनों ही जो है वो जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को अपनी अपनी फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका और मतलब अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जी इस जंग से उनके जो अहदाफ थे वो उन्होंने बड़े मुकम्मल हासिल कर लिए मुकम्मल तौर पर, और वो विक्ट्री मोड पर हैं। और उसके बरस हम देखते हैं कि ईरान ने जो है वो बाकायदा तौर पर अमेरिका को बड़ा टफ टाइम देते हुए इधर ला के उन्होंने फंसा दिया है, और वो जो है अपनी आवाम को ये बता रहे हैं कि भाई हम इंगेज करके ईरान ने जो है वो बढ़तरी हासिल कर ली है, जो कि इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से यूएसए या डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए वो बड़ा लाइट ले रहे थे, लेकिन ऑल्दो कि उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को शहीद किया गया, उसके बावजूद ईरान जो है वो स्टैंड किए हुए है और अभी भी जो डायलॉग भी है वो अपनी शराइत पर करने की बातें कर रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब इलेक्शंस भी करीब हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को वो वाला फेस भी एक फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ही जो अपोजिशंस हैं या उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं, वो अब इस जंगबंदी चाहते हैं, अवाम भी ज़ाहिर जंगबंदी चाहती है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सना, आपने सही तजिया किया है, और इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरह सिद्रा ने भी बात की कि एक एक ट्वीट पे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, दुनिया की मईशतें हिल जाती हैं। तो अब इसमें मिड टर्म इलेक्शंस को बहुत जरूरी है कि देखना होगा कि जहां पे उनकी मकबूलियत का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, और सदर ट्रंप देखें एक वर्ल्ड पावर के सदर हैं, तो उनके ट्वीट्स या उनके बयानात या उनके पैगामात में कोई अगर मुवाजना किया जाए तो बहुत ज्यादा तजादात नजर आते हैं, और ये वो तजादात हैं जिसकी वजह से दुनिया हिल जाती है। तो अभी उन्हें भी फेस सेविंग चाहिए, उन्हें भी अपने अवाम को बताना है कि मैं जब वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने दुनिया में जंगें रुकवाई हैं, 10 जंगें रुकवाई हैं, 8 जंगें रुकवाई हैं, तो फिर उनको क्या पड़ी थी कि एक तरफ एक बंदा कहता है कि मैं जंगें रुकवाता हूं और दूसरी तरफ वो ईरान पर हमला कर देता है बगैर किसी प्रोवोकेशन के। तो ये जो अब आप कह रही हैं ना कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि बार बार सदर ट्रंप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अब तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ईरान जैसी तैयारी पकड़ेगा तो नायब सदर भी इस्लामाबाद आ जाएंगे, और इसी तरह इस्लामाबाद की भी कोशिशें हैं। लेकिन दूसरी जानब ये देखें कि 38 दिनों की जंग के बाद ईरान की हुकूमत नहीं गिरी। जो सदर ट्रंप का ये कहना था कि 4 दिन में खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ, रिजीम चेंज नहीं हुआ, उनकी क़यादत वहीं की वैसी खड़ी है, भले इन्फ्लेशन हो, भले उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई हो, भले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद ज़रब पड़ी हो, और वैसे भी ईरान पर इतने सालों से पाबंदियां हैं, वो फिर भी जी रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ईरान की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो जहां दुनिया भर में उनकी मांग भी है, लेकिन अगर वो सैंक्शंस खत्म हो जाएं तो न सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी की जरूरियात बल्कि दुनिया भर की एनर्जी की जरूरियात पूरी हो जा सकती हैं। मैं आपकी वो जो आपने डॉक्टर सिद्रा सदुज़ई से बात कर रही थी कि मईशत पे क्या असरात पड़ रहे हैं, आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत हिल चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, और इसके अलावा आप मुत्तहिदा अरब अमारात को देखें कि उनके पास खरबों डॉलर के रिजर्व मौजूद होने के बावजूद वो अमेरिका से करेंसी स्वैप की बात कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि गल्फ स्टेट्स के अलावा चीन,
इंडिया, पाकिस्तान और फार ईस्ट की ममालिक और यूरोप के ममालिक, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहती है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद रहती है और यहाँ से आलमी तिजारत नहीं होती एलपीजी की, एलएनजी की और ऑयल की प्रोडक्ट्स, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि दोनों ममालिक के लिए विन विन यही होगी कि ईरान ने सस्टेन किए मुत हमले और अमेरिका को ये फेस सेविंग मिली कि हमने अपनी शराइत मनवा ली हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो मसला है एक बदइतमादी का है, इत्मीनान साजी जैसे ही होगी तो ये दोनों मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगे। और अभी भी आप देखें कि इस्लामाबाद गुज़िश्ता 7 दिनों से बंद है, दफातर बंद है, वफाकी हुकूमत के दफातर बंद है, लोग घरों में महसूर हो गए हैं, सब्जी और फ्रूट की चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान भी अपना किरदार तो अदा कर रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी, और सबकी ये ख्वाहिश है कि ये जंग मजीद ना फैले, ये जंग बंदी बरकरार रहे और किसी मुआहदे पर आ जाए, क्योंकि अगर मुआहदे पर नहीं आएंगे तो फिर दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मसाइल होंगे बशमूल पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के भी। बिल्कुल। अच्छा वजीहा, सारे चीन की बात हो रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चीन का जो किरदार है वो बज़ाहिर डायरेक्ट नहीं है मगर स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि चीन की ईरान को जो मिलने वाली जो टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ने ताकत का जो तवाज़ुन है इस हद तक बदल दिया है कि अमेरिका अब पहले जैसा वही जो है लिटरल या प्रेशर डालने की पोजीशन में नहीं रहा है। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं? देखिए सना, मैं इस बात में आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि चीन की तरफ से खुलकर इस बात की जो है ना तरदीद की गई है कि उन्होंने ईरान को किसी भी तरह की जो है इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की है या अमरीकी अड्डों के मुतल्लिक या अमरीकी फौजों के मुतल्लिक या कुछ किसी भी तरह की चीजें की हैं, और ये रिसेंट बयान था अभी जंगबंदी के बाद। तो एक चीज तो ये कि चीन ने इससे साफ वाज़ेह तौर पर इनकार किया। दूसरी बात है कि चीन ने अमरीका को इस बात का खुला पैगाम दिया है कि अमरीका जो है वो इस तरह की नाकाबंदियां ना करे, और खासतौर पर चीनी जहाजों से मुतल्लिक। आपको पता है चीन के हुकाम का ये बयान सामने आया था कि चीनी जहाजों को रोकने की कोशिश ना की जाए। मैं ये समझती हूँ कि चीन खोलकर उस तरह जंग में कभी भी हिस्सेदार नहीं होगा। बैकफुट पर रहते हुए यकीनन वो मसालियत की कोशिशों में पाकिस्तान का साथी भी है। दोनों फरीकैन को, खासतौर पर ईरान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए। लेकिन यहाँ पर देखिए सारी बातें आ रही हैं। अमेरिका की जो है ना एक पसपाई से लेकर निकलने की सूरत, ईरान को चूंकि तक सियासी जीत हुई है इस जंगबंदी और इस जंग के दौरान, और उनको एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके उन्होंने पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचा दिया है। कुछ इस बात की खुशी उन्हें हो रही है। उनको एटमी हथियारों से भी ज्यादा वक्ती तौर पर जो उनके पास सबसे बड़ा हथियार है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। आपको पता है ऑलरेडी इसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है वो पिछले 45-50 दिन में कहां से कहां पहुंच गई है। खरबों डॉलर का नुकसान जो है पूरी दुनिया ने उठाया है, और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनमें पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और चाइना भी शामिल है, गल्फ कंट्रीज भी शामिल है, उनको डेली करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेज की वजह से। तो आज आपने देखा होगा ईरान की तरफ से एक खबर दी गई और बड़ी उस पर खुशी का इजहार किया गया कि उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करने वाले जहाजों से जो लेवीज या महसूलात हासिल किए हैं उनकी जो मिकदार है या उनकी जो इनकम है वो ईरान के स्टेट बैंक में जमा करवा दी गई है। तो मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर ईरानी भी इस चीज को एंजॉय करना चाह रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इजाजत छिड़ी तो पूरी दुनिया की माशी जो सूरत हाल है वो यूरोप तक बड़ी शिद्दत से दोबारा मुतासर होगी। मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जंग बंदी की तरफ आएंगे। बैठना इन दोनों को एंड पे टेबल पे ही है। तो बेहतर, मैं वही बार बार दोहरा रही हूँ कि दोनों फरीकैन जो है ये एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कॉपरेट करें, क्योंकि इस खत्ते से जंग मैं समझती हूँ कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी तो सिर्फ हम अमेरिका और ईरान के बीच जो है जंग बंदी करके बैठे हैं। ईरान और इसराइल को तो हमने टच ही नहीं किया। ईरान और इसराइल का जो जंग है, जो मामला है, वो तो आगे भी चलना है। और आप क्या सोचते हैं, अमेरिका के साथ अगर वक्ती तौर पर जंग बंदी हो जाती है तो कितने में साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी न किसी वक्त दोबारा जंग छेड़ने के इम्कानात हैं। मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, गजा और फलस्तीन का जो मामला है, और फिर चूंकि ये तिजारती रूट अब ये एक्सपोज हो गया है, ईरान के पास वो पावर है कि वो किसी भी वक्त इसको ब्लॉक करके पूरी दुनिया का गला घोटने की अहलियत रखने के काबिल हो गया है। तो वो अपनी इस चीज को न सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि इसको हथियार के तौर पर दुनिया को दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों को चाहिए कि इस चीज को जो है ना एस्केलेशन को मजीद हवा ना दे। अगर लड़ेंगे तो महीने देर बाद फिर उसी तरह वापस बैठना पड़ेगा। तो बेहतर है अभी कर लें। जो काम उन्होंने मजीद नुकसान उठाना है उसके बजाय अगर थोड़ा सा होश से काम लिया जाए और फौरी तौर पर इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि दुनिया बहुत तंग है। सिर्फ पाकिस्तान, आप तो कराची बैठी है ना, आप देखिए इस्लामाबाद में मेरे दूसरी जगह जा नहीं सकते।
हमारी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो चीजें खत्म हो रही है भाई बाहर से, बस इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने दिए जा रहे हैं। हम कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, तो पूरी दुनिया की मीशत जो अगले चंद महीनों में तकलीफ उठाएगी इस जंग की वजह से, तो बेहतर ये है को खत्मे की तरफ लाया जाए। और मेरे ख्याल से ईरानियन को भी थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में सदर ट्रंप से अगर उनका मोबाइल ले लिया जाए, उन्हें मना किया जाए कि भाई साहब आप ये ट्वीट श्वीट बंद कर दें, काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ऑन लाइटर नोट वजीहा, हम ये देखते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका की टाइमिंग्स में और ईरान की टाइमिंग्स में ऑब्वियसली फ़र्क है दिन और रात का। तो ऑन लाइटर नोट जब सदर ट्रंप जो है सुबह में उठते हैं तो वो एक जो है शुशा छोड़ देते हैं, तो उस वक्त तो ईरान में रात होती है, सब सो रहे होते हैं। जब ईरान वाले जब सुबह उठते हैं तो ट्रंप सो रहे होते हैं, तो फिर वो उसका जवाब दे देते हैं। तो बेहतर होगा अगर एक वक्त में अगर बातचीत कर ली जाए तो जो है वो जो लफ्ज़ों का तबादला है वो बेहतर अंदाज में हो सकेगा और क्लियर हो सकेगा उसी वक्त अगर जवाब मिल जाए। ये मैं ऑन लाइटर नोट बात कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी हम बात कोई नहीं होगा। और आज उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो उनको आजाद कर दिया। मतलब ये 1 मिनट में, पल में खोला, पल में माशा वाली सिचुएशन है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर चुका है कल। तो ये जो वाक़या गुजरने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि भारत आज तक कोई जो है वो क्रेडिबल और वेरीफाई जो है शवाहिद जो है पेश नहीं कर सका है। ज़ाहिर दुनिया ने भी देखा। तो क्या ये मामला इस बात की निशानदेही नहीं करता कि ये एक बड़ी प्लांटेड नैरेटिव जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि अब लोग कह भी रहे हैं इस बारे में, क्योंकि अभी तक इस पर बहुत से सवालिया निशान है जिसका एक भी सवाल का जवाब भारत नहीं दे सका है। जी मैं हूँ, जी वजीहा, मैं ये समझती हूँ कि लिटरली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप मुझे ये बताइए कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहा जाए। बिल्कुल। अगर थोड़ी देर को भारत की बात मान ली जाए कि वो जो दहशतगर्द थे वो 3 घंटे का सफर करके पहलगाम तक पहुंचे, LOC को क्रॉस किया, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, पाकिस्तानी ID कार्ड थे, पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, पाकिस्तानी सिगरेट्स थी, और इतने बड़े ये लोग अहमक थे कि उन्होंने उन्हें अंदर तक आने दिया। इतनी चेक पोस्टें रास्ते तक पड़ती हैं, सारी की सारी खाली थी। और जहां पर लोगों को मारा गया सॉरी सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर ये इंडियन फौज की ना एक चौकी थी, वहां पर उस वक्त कोई बंदा मौजूद नहीं था। और अगर उन्होंने जो कहानी सुनाई उसको सच मान लिया जाए, उन्होंने बड़े आराम से लोगों को मारा और सामने जंगल में चले गए। मतलब कोई तरीका होता है। उधर ये वाकया हुआ, आधे घंटे बाद आपने उसकी FIR पाकिस्तान के नाम पे कर दी। मतलब तेजी की कोई हद होती है, झूठ की कोई हद होती है। आपको पता है कि वहाँ कभी कहते हैं कि कोई कबूतर आ गया, कबूतर बेचारे की शामत आ जाती, कभी कोई गुब्बारा चला गया, ये पाकिस्तान ने भेज दिया। तो ये तो जानवरों, परिंदों, गुब्बारों को नहीं छोड़ते ये ज़हनी मरीज लोग। तो इन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया सोचे समझे बगैर किए, फिल्मों से ज्यादा मुतासिर हैं और फिल्मी कहानियां घड़ते हैं, तो उसके बाद इनके पास जवाब नहीं होता। और बिला वजह इन्होंने जो हरकत की उसके बाद जो कुछ इनके साथ 10 मई को हुआ, बिल्कुल ऐसी वजह असल में भारतीय सरकार जो है और जो उनका मीडिया है वो समझता है कि हम क्योंकि बॉलीवुड मूवीज बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो वो समझ रहे थे कि लेकिन इस दफ़ा इनकी स्क्रिप्ट बड़ी कमज़ोर थी और उसका क्लाइमेक्स जो है वो पाकिस्तान ने लिखा था। फैज़ पराचा, आप क्या समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ भारत का जो बयानिया है वो इंटरनेशनल स्क्रूटनी के बायस बहुत कमज़ोर भी पड़ा है और हम समझते हैं बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है और आलमी सतह पर इस वाक़े के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात उठने लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो भारतीय मीडिया के किरदार को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक आज़ाद सहाफ़ती रिवायत थी या एक कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव जो है वो मिशन के तहत जो है वो एक मखसूस रियासती बयानिए को जो है वो इम्प्लीफाई किया गया? शॉर्टली बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल भारतीय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से मीडिया के भी और उनकी हिंदुत्व नवाज हुकूमत के भी, और अभी तक कोई क्रेडिबिलिटी अगर मिलनी होती तो 1 साल में क्रेडिबिलिटी मिल चुकी होती। दुनिया ने उनका रोना धोना भी देखा, उनके मकर और फरेब भी देखे, लेकिन दुनिया ने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर दुनिया ने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने 10 मई को किस तरीके से उनके 8, 9, 10 जहाज गिराए। वो फिगर तो हम 7+1 के देते हैं, लेकिन ये है कि दुनिया तो ये भी कहती है कि 10 जहाज गिराए, 9 जहाज गिराए। तो ये दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने अपनी प्रोग्रेस शो की है, पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सबकत और बर्तरी का मुजाहरा किया है और भारतीय नैरेटिव को किसी ने घास नहीं डाली। तो ये इन शॉर्ट में आपको यही कह सकता हूं कि भारत का नैरेटिव पिट गया है, उनका प्रोपेगेंडा पिट गया है, उनका झूठ पिट गया है और पाकिस्तान की हक और सच की फतह जो सारी दुनिया ने मानी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैज़ पराचा आपका और सिदरा सदुज़ई आपका, वजीहा सईद आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।